तो आइए बच्चों, आज के कक्षा में हम वर्ग 10 के जीव विज्ञान के प्रथम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ 1 के अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्नों को मैं लेकर आज आया हूं और इस पर हम विचार करेंगे। हमारा प्रथम पाठ है जैव प्रक्रम। आखिर ये जैव प्रक्रम है क्या, इसको देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, इस पर हम गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। एक शब्द आया है अनुरक्षण। ये अनुरक्षण क्या है? इसका अंग्रेजी देखिएगा, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अर्थ हुआ कि जीने के लिए उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो हमारे लाइफ के लिए बेहतर होता है। अर्थात ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैव प्रक्रम जीने की एक प्रक्रिया है। जीवित रहने के लिए जीवों को कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और वो सारी प्रक्रिया आवश्यक है। उसमें से एक से भी आप वंचित रह जाइएगा तो आपका लाइफ साइकिल जो है वहीं पर रुक जाएगा। अब आइए हम बढ़ते हैं कि वो जीने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक है। इन सारी प्रक्रियाओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो है हमारा पोषण। क्या है? पोषण। पोषण के बगैर हमारी जीवन आगे नहीं बढ़ सकती है। दूसरा है श्वसन, अर्थात यदि श्वसन की क्रिया न हो, हम सांस न लें, फिर भी हम नहीं जी पाएंगे। फिर है परिवहन। परिवहन परिवहन के बगैर भी हम नहीं जी सकते हैं। और अंतिम है उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। इन चार प्रक्रियाओं के बगैर हम अपना लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कोई जीव हो, मनुष्य हो या सूक्ष्म जीव हो या किसी प्रकार का जीव भी हो। कोई भी जीव इन प्रक्रियाओं से होकर उसे गुजरना पड़ता है। तो आज हम प्रथम प्रक्रिया पोषण से संबंधित प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। तो अब देखिए पोषण क्या है। पोषण क्या है कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अर्थात किसी भी जीव का पालन पोषण ही पोषण कहलाता है। ऐसे भी हम कह सकते हैं पालन पोषण से हमारा क्या अभिप्राय है? पालन पोषण से हमारा अभिप्राय है हमारे शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति। यदि ससमय भोजन, पानी इत्यादि की पूर्ति होती रहे तो हमारे पोषण में कोई कमी नहीं होगी। हम अपने लाइफ को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। वो चाहे हम अपना लाइफ हो या अन्य जीवों का हो, उस सभी के लिए पोषण आवश्यक है। यदि कोई पशु ही आप पाले हुए हैं, सही ढंग से उसे भोजन नहीं दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो क्या उसका पालन अच्छा से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ताइए पोषण से संबंधित प्रथम प्रश्न है हमारा कि जीवों में पोषण कितने विधियों द्वारा पूरा होता है? जीवों में पोषण कितने विधियों द्वारा पूरा होता है? तो याद रखिएगा कि 2 विधि है। वो 2 विधि है जिसके द्वारा जीव अपना पोषण की प्रक्रिया पूरा करता है। वो कौन कौन है? तो स्वपोषण। कौन है? प्रथम विधि है स्वपोषण, सेल्फ न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण, परपोषण।
स्वपोषण क्या है? जिसमें जीव अन्य दूसरे जीवों पर निर्भर न होकर अपने भोजन की पूर्ति वह स्वयं करता हो, वो स्वपोषण है। और परपोषण में कि यदि कोई जीव अपने भोजन के लिए, अपने जीने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो तो उसको कहेंगे परपोषण। स्वपोषण में सारे हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सारे हरे पेड़ पौधे, वो स्वपोषी है। और परपोषण में अन्य जीव जैसे मनुष्य, क्या है? वो परपोषी है। तो ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का वर्णक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण, जीवाणु, पर्णहरित या कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, इसको तो हटा ही दीजिए। और तीसरा ऑप्शन आता है पर्णहरित। क्या? पर्णहरित, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्लोरोफिल। ध्यान देंगे तो क्लोरोफिल ही हमारा आंसर होना चाहिए। प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं? तो पर्णहरित, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का रंग हरा होता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने बताया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही भोजन पेड़ पौधे तैयार करते हैं। क्लियर? आगे बढ़िए। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पौधे के किस अंग को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन देखिए, जड़, तना, पत्तियां या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होना चाहिए पत्तियां। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ती में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के द्वारा ही संपन्न होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने पदार्थ हैं? कौन कौन पदार्थ मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ये 4 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो 4 पदार्थ है कौन कौन? अब देखिए, यहाँ अभी हमने बताया कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकता है। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। दूसरा में देखिएगा तो हो सकता है आपके लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O, जल, और चौथा हो जाएगा सनलाइट। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज आवश्यक है, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होगी और पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सामान्य रूप से CO2 की मात्रा कितनी होती है? अर्थात वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। 0.03%। आगे प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि अमीबा में पोषण कितने प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है? अमीबा में पोषण
3 प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है, याद रखिएगा। अमीबा में पोषण 3 प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है। तीन। अब एक 3 प्रक्रिया कौन कौन है? ये 3 प्रक्रिया है, देखेंगे। अंतर्ग्रहण, कौन? अंतर्ग्रहण, पाचन और अंत में बहिष्करण। ये 3 प्रक्रिया के द्वारा अमीबा में पोषण की प्रक्रिया पूरा होता है। आइए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, अमीबा का आकार कैसा होता है? तो क्या अमीबा आयताकार होता है? ऐसा होता है? जी नहीं। वृत्ताकार होता है, या चौकोर होता है, या फिर किसी भी आकार का होता है? बता सकते हैं कोई? तो आइए इसका ऑप्शन पर विचार करें। अमीबा का आकार अनिश्चित काल होता है। अनिश्चित अर्थात अनिश्चित आकृति की होता है। वो अपना रूप किसी भी समय और किसी भी आकार का वो बना लेता है। और अधिकांश अपना आकृति बदलता कब है? कि जब उसके आसपास में उसके भोजन हो, तब वो उसी अनुरूप अपना आकृति बना लेता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न, उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मुख गुहा, पाचन तंत्र, आहार नाल, या कोई नहीं? तो भोजन के पाचन के लिए विशेष जो अंग होते हैं उसे हम आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 6 से 8 मीटर, 10 से 12 मीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई है, याद रखिएगा, अत्यंत भिवियी प्रश्न है ये, बहुत भिवियी क्वेश्चन है। कितना? कोई बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। 11 प्रश्न पर आइए कि आहार नाल का पहला भाग, आहार नाल का पहला भाग क्या कहलाता है? तो आहार नाल का पहला भाग अमाशय, छोटियाँ तो बढ़िया तो जी नहीं। अमाशय आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा है, अर्थात हमारी भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। जिम ही भोजन हम अपने मुख में रखते हैं, तो उसी में भोजन को चबाते क्रम में ही वो लार से सना हुआ भोजन हमारे पाचन क्रिया से का कार्य शुरू कर देता है, अर्थात भोजन का पाचन मुख गुहा में प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 12 पर देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? तो हमारे चारों प्रकार के दांत हैं। सबसे पहला है कतरनक, जिसके अंग्रेजी में कहते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर। दूसरा होता है भेदक, जिसे कहते हैं कैनिन। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक जिसे क्या कहते हैं? प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। और पांचवा होता है
चवर्णक। यदि याद नहीं हो तो इसे लिख भी सकते हैं। क्या कहते हैं? चवर्णक। उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मोलर। ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत हैं और सबका अलग अलग कार्य है। किसी का काटना, किसी का चबाना, किसी का भेदना, सबका अलग अलग कार्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के गुहा में 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। लेकिन सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी, कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। अब वो कौन कौन है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ? बताएंगे आप लोग? देखिए, प्रथम है पैरोटिड ग्रंथि। कौन? पैरोटिड ग्रंथि। दूसरा हमारा है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। कौन? सब मैंडिबुलर ग्रंथि। तीसरा है सब लिंगुलर ग्रंथि। सब लिंगुअल लार ग्रंथि। क्लियर? आइए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है इसे। 14 नंबर प्रश्न है कि भोजन निगलते समय ग्रास नली की दीवार में संकुचन और शिथिलन शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं? जब भोजन निगलते हैं तो ग्रास नली की दीवार में शिथिलन और संकुचन शुरू होता है। ये शिथिलन संकुचन क्या है जानते हैं? जब हमने भोजन किया तो हमारे ग्रास नली में इस प्रकार की, ये बताते हैं इसके चित्र बनाकर। इस प्रकार की कंपन शुरू होता है, अर्थात ये हमारा भोजन है, हमने भोजन को निगला, वो धीरे से खिसक कर नीचे आएगा। ज्यों ही यहाँ आया तो यहाँ मुंह बंद होगा, फिर थोड़ा सा खुलेगा, फिर खिसकेगा, फिर आगे आएगा। इस प्रक्रिया से धीरे 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 हमारा भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है। इस शिथिलन और संकुचन, यहाँ क्या हो रहा है? तो संकुचन की क्रिया हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ शिथिलन का कार्य हो रहा है। ठीक है। तो इन प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे? कर्माकुंचन। इन प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे? कर्माकुंचन कहेंगे। आइए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न का तरह मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितनी जठर रस का स्राव होता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य के आमाशय में रोज प्रत्येक दिन 3 लीटर, कितना? 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। 16 पर आइए। 16 प्रश्न के आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली और ग्रसनी। तो यहाँ देखिएगा, बड़ी आंत प्रथम ऑप्शन है। बड़ी आंत, बड़ी बड़ी शब्द सुनकर ही बच्चे सोचते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा होगा, लेकिन जी नहीं, जिसमें सबसे छोटी हो, छोटी शब्द आ जाए, वो सबसे लंबा है। अर्थात छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। अब कितना लंबा है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 17 नंबर प्रश्न है वहीं कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। कितना? 6 मीटर। 18 प्रश्न की ओर बढ़िए। 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है। तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? ग्रहणी, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग में छोटी आंत को बांट दिया गया है। ठीक है, तीनों को नोट कर लीजिएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न। 19वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यकृत। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़िए। 20वां प्रश्न हमारा कि जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? जठर रस का स्राव देखिए आमाशय की दीवार से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, या इनमें से किसी में से नहीं। तो सही आंसर होगा हमारा आमाशय की दीवार से जठर रस का स्राव। कुछ प्रश्न पहले अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक दिन मनुष्य के शरीर से जठर रस का स्राव कितना होता है? तो 3 लीटर। कितना होता है? 3 लीटर। यदि 3 लीटर से ज़्यादा स्राव होने लगे तो क्या होगा? 3 लीटर से यदि अधिक स्राव होने लगे, जठर रस का स्राव अधिक होता है, तो हमारे आमाशय में धीरे 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 घाव उत्पन्न होता है, जिस घाव को हम कहते हैं अल्सर। अल्सर भी कह सकते हैं, या इसको पेप्टिक अल्सर भी कह सकते हैं। कौन अल्सर? पेप्टिक अल्सर। ऐसे अधिक समय तक भूखे रहने से भी ऐसा हो सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये 20 प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। और इन 20 प्रश्नों के कंप्लीट करने के बाद पुनः हम दूसरे विषयों की ओर बढ़ेंगे और अगले वीडियो में फिर से बेहतरीन और वीवीआई क्वेश्चन लेकर हम पहुंचेंगे। चलिए, ओके।